हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? ये 1914 से 1918 तक चला। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि में जानेंगे। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि में इसकी पूर्वी समस्या जानेंगे और ऑटोमन साम्राज्य से जुड़ी समस्या के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। ठीक है, इसके कारण क्या थे प्रथम विश्व युद्ध के? प्रथम विश्व युद्ध के कारण थे, पहला साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, कूटनीतिक संधि प्रणाली, सैन्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव और तात्कालिक कारण। इसके परिणाम क्या हुए? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में, तीनों के क्षेत्र में हम इसके परिणामों को जानेंगे। और उसके बाद जो इसके परिणाम के रूप में पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साई की जो संधि हुई थी उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो इसके अगर हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा देखें तो यूरोपीय राष्ट्रों का स्वार्थ भी इसमें झलकता है। जहाँ रूस क्या चाहता था? रूस ये चाहता था कि जो तुर्की साम्राज्य का विघटन हो जाए, मतलब यूरोप का मरीज मर जाए। मरीज कौन कहलाया यहाँ पे? तुर्की साम्राज्य। रूस ये चाहता था। और वो रूस काला सागर पर स्थित बंदरगाहों पर रूस का नियंत्रण हो जाए, रूस ये चाहता था। ठीक है, इंग्लैंड क्या चाहता था? मरीज ना मारे ना ठीक हो, मतलब तुर्की वैसा जैसा है वैसा ही बना रहे। फ्रांस क्या चाहता था? तुर्की मतलब ये यूरोप तुर्की मर जाए, तुर्की साम्राज्य का विघटन हो जाए। और ऑस्ट्रिया क्या चाहता था? काला सागर पर बंदरगाहों पर नियंत्रण ऑस्ट्रिया चाहता था। और जर्मनी क्या चाहता था? फ्रांस को पराजित किया था इसने, तो वो इससे बदला लेना चाहता था। अब हम सबसे पहले जानेंगे पृष्ठभूमि के अंतर्गत पूर्वी समस्या। तो पूर्वी समस्या क्या थी? यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित ऑटोमन साम्राज्य की ईसाई जनता की आज़ादी को पूर्वी समस्या से जोड़ा जाता है। वस्तुतः 19वीं सदी में पतनोन्मुख तुर्की साम्राज्य ने जिस समस्या को जन्म दिया उसे पूर्वी समस्या के नाम से जाना जाता है। ये पूर्वी समस्या सदैव एक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न रहा है। वस्तुतः 16वीं सदी में तुर्कों ने यूरोप के बड़े क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इस साम्राज्य का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप के रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, सर्बिया आदि क्षेत्रों तक विस्तारित था। तो साथ ही यूरोप के बाहर सीरिया, मिस्र, इराक आदि क्षेत्रों तक विस्तारित था। इस तरह एक विशाल ऑटोमन साम्राज्य में बहुभाषी, धर्म और जाति की जनसंख्या रहती थी। 19वीं सदी तक आते आते ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो गया। वस्तुतः शासक अयोग्य हुए तो दूसरी तरफ यूरोप में प्रसारित हो रही राष्ट्रवाद की भावना ने इस साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाले विभिन्न भाषा एवं धर्म जाति के लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में 1829 में यूनान स्वतंत्र हुआ। फलतः तुर्की साम्राज्य की कमजोरी उजागर हुई और वो यूरोप का मरीज हो गई। यूरोपीय राष्ट्र ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी से लाभ लेने के लिए प्रयासरत हुए। अब ऑटोमन साम्राज्य में विभिन्न यूरोपीय राज्यों का स्वार्थ क्या क्या था? तो हम रूस का जानेंगे। रूस चाहता था कि यूरोप का मरीज तुर्की समाप्त हो जाए, अर्थात तुर्की साम्राज्य का विघटन हो जाए और फिर काला सागर क्षेत्र पर स्थित बास्बोरस डार्डेनलीज बंदरगाह पर उसका नियंत्रण हो। वस्तुतः रूस को उत्तरी क्षेत्र साइबेरिया बर्फीला था। रूस का जो उत्तरी क्षेत्र था साइबेरिया, वो बर्फीला था और नौपरिवहन के लिए अनुकूल नहीं था। अतः व्यापारिक लाभ के लिए वो काला सागर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। यह तब ही संभव था जब तुर्की साम्राज्य का विघटन हो जाए। इंग्लैंड का क्या रोल था? इंग्लैंड चाहता था कि तुर्की साम्राज्य का विभाजन ना हो और मरीज भी शक्तिशाली न बने। दरअसल ब्रिटेन नहीं चाहता था कि रूस काला सागर के क्षेत्र पर नियंत्रण करे और व्यापार के माध्यम से उसके अफ्रीकी एशियाई उपनिवेशों के लिए चुनौती प्रस्तुत करे। इस तरह इंग्लैंड रूसी विस्तार का विरोधी था। ऑस्ट्रिया क्या चाहता था? ऑस्ट्रिया चाहता था यह भी काला सागर पर नियंत्रण चाहता था। अतः रूस तथा ऑस्ट्रिया के हित एक दूसरे से टकराते थे। फ्रांस क्या चाहता था? फ्रांस चाहता था कि तुर्की साम्राज्य का विघटन हो। वस्तुतः वो तुर्की साम्राज्य के प्रदेश मिस्र और सीरिया पर नियंत्रण करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। जर्मनी क्या चाहता था?
जर्मनी। एकीकरण के पश्चात जर्मनी के बिस्मार्क ने स्पष्ट किया कि पूर्वी समस्या में उसकी कोई रुचि नहीं है और वो तुर्की से आने वाली डाक को नहीं खोलता, अर्थात तुर्की साम्राज्य के विघटन में वो लाभ लेने का इच्छुक नहीं है। दरअसल बिस्मार्क ऐसा कहकर इंग्लैंड को अपने विश्वास में लेकर फ्रांस को अलग थलग करना चाहता था। बिस्मार्क फ्रांस से छीने गए एल्सास लारेन क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखने हेतु तथा जर्मनी की सुरक्षा हेतु कूटनीतिक संधि प्रणाली के माध्यम से एक गुट का निर्माण कर रहा था। किंतु 1878 में जब रूस ने तुर्की पर हमला कर उसके क्षेत्रों पर नियंत्रण किया, तब बिस्मार्क के नेतृत्व में बर्लिन में एक सम्मेलन हुआ जहां रूसी विस्तार को नियंत्रित किया गया। इस तरह बिस्मार्क पूर्वी समस्या से अलग नहीं रह सका। रूस द्वारा तुर्की पर हमला। सेडान युद्ध के पश्चात फ्रांस की कमजोरी का लाभ उठाते हुए रूस ने काला सागर क्षेत्र पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी। वस्तुतः रूस ने बाल्कन क्षेत्र में रहने वाली स्लाव जनसंख्या को एकजुट करने के लिए सम्मेलन बुलाया, जिसका उद्देश्य ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध स्लाव जनसंख्या को स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित करना था। अतः रूस द्वारा संचालित इस अभियान से बोस्निया एवं बुल्गारिया की जनता ने तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसका तुर्की द्वारा कठोर दमन किया गया। इसी क्रम में रूस ने तुर्की पर हमला कर उसे पराजित कर दिया और तुर्की के साथ सेंट स्टीफानो की संधि की और तुर्की के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। रूस की सफलता से इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया जैसे राज्य भयभीत हुए और रूस की इस कार्रवाई को क्रीमिया युद्ध के पश्चात हुई पेरिस संधि का उल्लंघन बताया। इसी क्रम में तुर्की साम्राज्य की सुरक्षा के लिए 1878 में बर्लिन में एक सम्मेलन बुलाया गया। अब ये सम्मेलन में क्या हुआ? बर्लिन सम्मेलन, ये जानेंगे हम। बिस्मार्क की मध्यस्थता से यूरोपीय राज्यों का सम्मेलन बर्लिन में हुआ और इसमें सेंट स्टीफानो की संधि को रद्द कर दिया गया। सर्बिया, रोमानिया, मॉन्टेनिग्रो का तुर्की साम्राज्य से अलग कर स्वतंत्र देश घोषित किया गया। तुर्की साम्राज्य के अंग बोस्निया हर्जेगोविना ऑस्ट्रिया की प्रशासनिक देखरेख में रखा गया। साइप्रस द्वीप पर ब्रिटेन का नियंत्रण स्थापित हुआ। अब इसकी हम समीक्षा क्या कर सकते हैं? बर्लिन सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की साम्राज्य के विघटन को रोकना था और यूरोप में शांति स्थापित करना था। इसलिए बर्लिन सम्मेलन में रूस द्वारा तुर्की से की गई सेंट स्टीफानो की संधि को रद्द कर दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिजेरेली ने इस संदर्भ में कहा कि हम बर्लिन से ससम्मान शांति लाए हैं, किंतु यह कथन सत्य साबित नहीं हुआ। वस्तुतः बर्लिन सम्मेलन के निर्णय ऑटोमन साम्राज्य के लिए प्रतिकूल साबित हुए तो ही विश्व के लिए तबाही का कारण बने। मतलब क्या हुआ कि जो ये बर्लिन सम्मेलन के निर्णय ऑटोमन साम्राज्य के लिए तो प्रतिकूल साबित हुए ही, साथ ही विश्व के लिए भी तबाही का कारण बने। वस्तुतः रूस ने जिन ईसाइयों को स्वतंत्र करा दिया था उन्हें पुनः पराधीनता की स्थिति में ला दिया गया। इतना ही नहीं, बोस्निया और हर्जेगोविना क्षेत्र में रहने वाली जनता की इच्छा का ध्यान न रखते हुए ऑस्ट्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण दिया गया। फलतः उस समस्या का निर्माण हुआ जिसने सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच संघर्ष को बढ़ा दिया, जो अंततः प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। अब प्रथम विश्व युद्ध का हम कारण जानेंगे। तो सबसे पहले उसमें आएगा साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। यूरोप के प्रमुख देश इंग्लैंड, फ्रांस, रूस का साम्राज्यवादी विस्तार यूरोप और उसके बाहर हो रहा था। ये यूरोपीय राज्य तुर्की साम्राज्य के विघटन का लाभ लेने के लिए आपस में संघर्षरत हुए। दूसरी तरफ इटली और जर्मनी के रूप में नए राज्यों के आगमन से औपनिवेशिक विस्तार को बढ़ावा मिला। इसी क्रम में जर्मन सम्राट विलियम केसर ने कहा कि हमें भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए, अर्थात उसने आर्थिक औद्योगिक विकास के लिए उपनिवेश प्राप्ति पर बल दिया। इस घोषणा से इंग्लैंड को चुनौती मिली। इस तरह साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा ने यूरोपीय राज्यों के आपसी तनाव में वृद्धि की, जो विश्व युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट आता है हमारा कूटनीतिक संधि प्रणाली। कूटनीतिक संधि प्रणाली। तो सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजित कर बिस्मार्क ने उसके समृद्ध क्षेत्र एल्सास लारेन पर नियंत्रण स्थापित किया। अतः फ्रांस से सुरक्षा बिस्मार्क की प्राथमिकता थी। इसी क्रम में
बिस्मार्क ने यूरोपीय राज्यों से गुप्त संधियां की ताकि फ्रांस को अलग थलग रखा जा सके। इस कूट इस कूटनीतिक संधि प्रणाली से यूरोप में अविश्वास और गुटीय राजनीति को बढ़ावा मिला। इसी क्रम में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया का एक गुट बना तो इसके जवाब में फ्रांस, इंग्लैंड और रूस का गुट बना। इससे यूरोपीय राज्यों में अविश्वास और एवं तनाव बढ़ा, जिससे सैन्यवाद को बढ़ावा मिला। अब नेक्स्ट हमारा कारण आता है सैन्यवाद। यूरोपीय राज्यों ने अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर शस्त्रीकरण पर बल दिया और एक बड़ी सेना का गठन करने का प्रयास किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान सेना के माध्यम से करने का प्रयास हुआ, फलतः तनावों में वृद्धि हुई। नेक्स्ट हमारा आता है उग्र राष्ट्रवाद। जर्मनी ने फ्रांस के एल्सेस लॉरेन क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया तो इसे अपने अधीन बनाए रखना जर्मनी के सम्मान का प्रश्न बन गया। दूसरी तरफ फ्रांस इस क्षेत्र की पुनः प्राप्ति पर अपने राष्ट्रीय गौरव की स्थापना के लिए प्रयासरत हुआ। इसी क्रम में दोनों राष्ट्रों का राष्ट्रवाद उग्र हुआ और वो एक दूसरे के विनाश की बातें करने लगे। इसी तरह बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना उग्र होने लगी। वस्तुतः सर्बिया बोस्निया क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहता था, अतः ऑस्ट्रिया के साथ उसका टकराव बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। नेक्स्ट वियना व्यवस्था के पश्चात ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो यूरोप की शक्तियों को नियंत्रित करे और सभी देश अपने असीमित रूप से सर्वोच्च समझने लगे तथा अपने अनुकूल न लगने वाली किसी नियम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इस प्रकार अराजकता की स्थिति व्याप्ति। इसी क्रम में 1908 में ऑस्ट्रिया ने बोस्निया हर्जेगोविना क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया, अतः इस क्षेत्र की जनता उग्र हुई। अब आता हमारा तात्कालिक कारण। ऑस्ट्रिया के राजकुमार 1914 में बोस्निया के नगर सरेजेवो घूमने गए। वहां किसी उग्र सब्र जाति के व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी, अतः ऑस्ट्रिया ने इसके लिए सर्बिया को दोषी मानते उसे दंडित करने की बात कही। इसी प्रश्न पर सर्बिया उग्र हुआ और ऑस्ट्रिया के साथ उसका टकराव बढ़ा, फलतः विश्व युद्ध आरंभ हुआ। वस्तुतः सर्बिया उग्र नहीं हुआ होता यदि उसे रूस का समर्थन न होता और रूस को इंग्लैंड तथा फ्रांस का समर्थन प्राप्त था, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया को जर्मनी, तुर्की और हंगरी का समर्थन प्राप्त था। इस तरह सर्बिया और ऑस्ट्रिया दो घोड़े थे, घुड़सवार तो इसमें बाद में शामिल हुए। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों के गुट में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका मुख्य रूप से शामिल थे और ये गुट विजयी हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम हम जानेंगे, क्या क्या परिणाम हुए। पहला आता है आर्थिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध से उद्योगों को हानि हुई। वस्तुतः कारखाने क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पादन में कमी आई, व्यापार में गिरावट और राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। दूसरा है युद्ध के कारण यूरोपीय देशों का युद्ध व्यय बढ़ा। वस्तुतः आरंभ में इन दोनों पक्षों का औसत दैनिक खर्च लगभग 40,000 करोड़ था, जो 1918 में बढ़कर दोगुने से ज़्यादा हो गया। अतः यूरोपीय राज्य ऋणग्रस्त हुए और ऋणों का भुगतान करने के लिए नवीन मुद्रा छापी गई। अतः मुद्रा का प्रसार हुआ और इसके मूल्य में कमी आई, जो आर्थिक कमजोरी का सूचक है। युद्ध के दौरान यूरोपीय राज्यों ने अपनी शक्ति युद्ध कार्यों में लगा दी, फलतः औद्योगिक उत्पादन और परिवहन के साधनों का उपयोग युद्ध क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति में होने लगा। ऐसे में उपभोक्ता सामग्रियों में कमी आई तथा औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की प्राप्ति भी बाधित हुई। इन सबका सम्मिलित परिणाम आर्थिक कमजोरी के रूप में सामने आया। यूरोप में अमेरिकी हस्तक्षेप की शुरुआत हुई। वस्तुतः यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ने उसे ऋण दिया, किंतु जब अमेरिका में सट्टेबाजी को बढ़ावा मिला और अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, तो अमेरिकी पूंजी से जुड़े यूरोपीय देश भी दुष्प्रभावित हुए। इससे 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी के संदर्भ में देखा जा सकता है। इस मंदी ने यूरोप में फासीवाद और नाजीवाद के रूप में तानाशाही शासन की स्थापना की। नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक परिणाम। विश्व युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिक और नागरिक मारे गए। लगभग 80 लाख सैनिक मारे गए और 2 करोड़ से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए। इन मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार की समुचित व्यवस्था न होने के कारण संक्रामक रोगों में वृद्धि हुई।
अतः बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए। विभिन्न देशों के नागरिकों को अपने घर में ही बड़ी राष्ट्र से भी अपने घर से ही नहीं बल्कि राष्ट्र से भी बेघर होना पड़ा। फलतः शरणार्थियों की समस्या सामने आई। महिलाओं की भूमिका बढ़ी क्योंकि अब उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ। वस्तुतः उन्हें पुरुष कार्यशील जनसंख्या का स्थान लेने का अवसर मिला। वे कारखाने कार्यालयों में कार्य करने लगी, अतः उनमें आत्मविश्वास बढ़ा और अपने अधिकारों को लेकर चेतना जागृत हुई। इससे नारीवादी आंदोलन को बढ़ावा मिला। इसी क्रम में महिलाओं को मताधिकार भी प्राप्त हुआ। नस्लवादी भेदभाव की भावना को ठेस पहुंची। दरअसल विभिन्न क्षेत्र के श्वेत और अश्वेत सैनिक मिलकर युद्ध लड़ रहे थे, अतः वीरता केवल श्वेत लोगों के पास है जैसी अवधारणा को चोट पहुंची। युद्ध ने विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में प्रेरक की भूमिका निभाई। एक तरफ जहां युद्ध के नवीन साधनों जैसे टैंक, रासायनिक गैसों आदि का विकास हुआ, तो वहीं लड़ाकू युद्धक विमान भी विकसित हुए, जिसका उपयोग आगे नागरिक विमानों के रूप में के विकास में भी किया गया। इस तरह चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक जीवन रक्षक दवाओं का विकास हुआ। अब हम जानेंगे राजनीतिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध से जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया के राजवंशों का अंत हुआ और लोकतांत्रिक सरकारें बनी। हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आए। विश्व शांति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में राष्ट्र संघ का गठन हुआ। विश्व राजनीति में यूरोपीय प्रभुत्व की समाप्ति हुई और अमेरिका विश्व शक्ति के रूप में सामने आया। यूरोप में नव स्थापित प्रजातांत्रिक सरकारें समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई। फलतः लोगों का इस शासन प्रणाली से विश्वास उठने लगा। इसी क्रम में तानाशाही शासन प्रणाली की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब हम जानेंगे पेरिस शांति सम्मेलन जो 1919 में हुआ था उसके बारे में। इसकी सबसे पहले हम जानेंगे पृष्ठभूमि और इसके नेतृत्वकर्ता और राष्ट्रों का क्या स्वार्थ था। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था, इन्होंने 14 सूत्री कार्यक्रम दिया था जो आदर्शवाद से प्रेरित था। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री था क्लीमेंसु, ये अपना बदला लेना चाहता था जर्मनी से। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे और इटली के प्रधानमंत्री ओरलैंडो थे। ठीक है, तो हम इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में स्थायी शांति के लिए पेरिस में 1919 में सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में न तो रूस को आमंत्रित किया गया न ही पराजित राष्ट्रों को। सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या अत्यधिक थी, अतः निर्णय लेने की समस्या पैदा हुई। इसके लिए एक परिषद बनाई गई जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के प्रमुख रखे गए। इसे बिग फोर कहा गया। किंतु जब इटली का प्रधानमंत्री ओरलैंडो सम्मेलन से असंतुष्ट होकर चला गया तो शेष 3 ही प्रभावी रहे। इस तरह निर्णय लेने में राष्ट्रों का स्वार्थ प्रमुख रहा। पेरिस के वातावरण में जर्मनी के प्रति प्रतिशोध, घृणा की भावना मौजूद थी। ऐसे में शांति संधि की संभावना कम हो गई। सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों को नहीं बुलाया गया, अतः इससे भी कठिनाइयां बढ़ी। युद्ध का उत्तरदायित्व और क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करना भी एक समस्या थी। राष्ट्रों के प्रति निर्णय खुले रूप से लिए जाना अथवा गुप्त रूप से यह भी एक समस्या थी। अब हम जानेंगे नेतृत्वकर्ता और राष्ट्रों का क्या स्वार्थ था। सबसे पहले जानेंगे अमेरिका का। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 सूत्रीय आदर्शवादी कार्यक्रम घोषित किया, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। पराजित राष्ट्रों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी निर्णय और संधियां खुले स्थान पर की जाएंगी। सभी राष्ट्र निशस्त्रीकरण करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएं। शांति और मानव कल्याण के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। एल्सस लॉरेन क्षेत्र फ्रांस को वापस कर दिया जाए। वस्तुतः अमेरिका का स्वार्थ यूरोप में अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति करना था, इसलिए वो आदर्शवादी घोषणा के माध्यम से यूरोपीय राज्यों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। अब ब्रिटेन का क्या हित था? ब्रिटेन प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज एक कुशल राजनीतिज्ञ था। इसने अपना ध्यान इंग्लैंड के विशाल साम्राज्य और उसके हितों को पूरा करने पर लगाया, इसलिए उसने अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाले निर्णयों का समर्थन किया। साथ ही उसने यह भी ध्यान रखा कि फ्रांस यूरोप में इतना शक्तिशाली न हो जाए कि शक्ति संतुलन बिगड़ जाए, इसलिए उसने
बड़ी कुशलता से क्लीमेंसु के उग्र और विल्सन के आदर्शवादी नीति के बीच इंग्लैंड के हितों के अनुरूप संतुलन स्थापित किया। दरअसल ये यूरोप में स्थायी शांति के प्रयास में कम और अपने साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति में ज़्यादा ध्यान लगा रहा था। ठीक है, और अब आता है हमारा फ्रांस। फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लीमेंसु एक अनुभवी राजनीतिज्ञ था। सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय और अपमान को अपनी आंखों से देखा था, अतः वो जर्मनी से बदला लेना चाहता था। वो जर्मनी से न केवल अपने एल्सस लॉरेन क्षेत्र को लेना चाहता था, बल्कि जर्मनी को प्रादेशिक, सैनिक और आर्थिक दृष्टि से भी शक्तिहीन कर देना चाहता था और इस माध्यम से फ्रांस का गौरव बढ़ाना चाहता था। दरअसल क्लीमेंसु की यूरोप की जटिल स्थितियों का ज्ञान था, इसलिए वो चाहता था कि जर्मनी को इतना कमज़ोर बना दिया जाए कि वो भविष्य में कभी फ्रांस के लिए खतरा न बन सके। इसलिए वो सम्मेलन में जर्मनी के प्रति आक्रामक बना रहा और सम्मेलन में उसके यथार्थवादी दृष्टिकोण का पक्ष ही प्रभावी रहा। वस्तुतः फ्रांस अतीत की क्षतिपूर्ति और भविष्य की सुरक्षा चाहता था। इटली का दृष्टिकोण देखते हैं। इटली का प्रधानमंत्री ओरलैंडो ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। वस्तुतः एकीकरण के पश्चात इटली और बिस्मार्क की कूटनीति संधि प्रणाली के तहत जर्मनी के गुट में था, किंतु 1915 की लंदन की गुप्त संधि के तहत इंग्लैंड ने उसे प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल किया था। कौन सी संधि हुई थी? गुप्त संधि। लंदन की गुप्त संधि के तहत इटली प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ आ गया था। इटली की मांग थी कि एड्रियाटिक सागर पर मौजूद प्यूम नगर बंदरगाह पर उसका अधिकार हो, अल्बानिया क्षेत्र और जर्मन उपनिवेश पर उसका नियंत्रण हो। इन मांगों का आश्वासन लंदन की संधि के तहत उसे दिया गया था, किंतु पेरिस शांति सम्मेलन में उसकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अतः उसने सम्मेलन बीच में ही छोड़कर इटली लौटना पड़ा। इटली के जो थे उनको इटली को बीच में ही लौटना पड़ा। इस तरह इटली जीत कर भी हार गया। इसी तरह पेरिस शांति सम्मेलन में निर्णय लेने वाले राष्ट्रों के सिद्धांत तथा नेताओं का व्यक्तित्व आपस में टकरा रहा था। उनकी इच्छा स्वार्थ पूर्ति तक रखी गई। यही कारण है कि पेरिस शांति सम्मेलन के पश्चात इटली एवं जर्मनी जैसे राज्य असंतुष्ट हुए और वहां तानाशाही शासन की स्थापना हुई, जिससे विस्तारवाद पर बल देते हुए अपने हितों की पूर्ति का प्रयास किया। इसी क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। अब विभिन्न संधियों के बारे में हम जानेंगे। तो पहले क्या है? पराजित ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मेन की संधि की गई, जिसके तहत उसके क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया गया और उससे बोस्निया हर्जेगोविना आदि प्रदेशों को लेकर सर्बिया को दे दिया गया। साथ ही कुछ क्षेत्रों को उससे अलग कर चेकोस्लोवाकिया राज्य की स्थापना की गई। ऑस्ट्रिया पर रोक लगा दी गई कि वो जर्मनी के साथ कोई राजनीतिक संधि नहीं करेगा। बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि की गई, जिसके तहत उसके कुछ क्षेत्रों को लेकर रोमानिया को दे दी गई। हंगरी के साथ ट्रियोनी की संधि की गई, जिसके तहत उसके कुछ क्षेत्रों को यूगोस्लाविया और यूनान को दिया गया। तुर्की के साथ सेवर्स की संधि की गई, जिसके तहत मिस्र, सूडान, फिलिस्तीन, इराक, मोरक्को, अरब आदि तुर्की साम्राज्य से अलग कर दिए गया और इसके फ्रांस को सीरिया का क्षेत्र और इंग्लैंड को फिलिस्तीन और इराक का क्षेत्र दिया गया। जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई। अब वर्साई की संधि को हम डिटेल में जानेंगे। तो पहला क्या है इसका? प्रादेशिक प्रावधान। जर्मनी से एल्सस लॉरेन का क्षेत्र लेकर उसे फ्रांस को वापस कर दिया गया। उत्तरी स्लेस्विंग डेनमार्क को दे दिया गया। जर्मन प्रदेश मार्सनेट यूपेन बेल्जियम को दिया गया तथा मेमेल बंदरगाह लिथुआनिया को दिया गया। जर्मनी का खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र सार फ्रांस के अधीन कर दिया गया और कहा गया कि 15 वर्ष के पश्चात इस क्षेत्र के संबंध में जनमत संग्रह कराया जाएगा कि ये जर्मनी के अधीन रहेगा या फ्रांस के। यदि ये जर्मनी के अधीन गया तो जर्मनी इस क्षेत्र की कीमत फ्रांस को अदा करेगा। जर्मनी के डांजिंग नगर बंदरगाह पर पोलैंड को विशेषाधिकार दिया गया और उसे समुद्र तक रास्ता देने के लिए जर्मन प्रदेशों में से एक गलियारा बना दिया गया। जर्मनी के सभी उपनिवेश छीन लिए गए और उसे मेंडेट व्यवस्था के तहत राष्ट्र संघ के अधीन रखा गया। अब मेंडेट व्यवस्था क्या है?
संरक्षण व्यवस्था, मैंडेट व्यवस्था। संरक्षण व्यवस्था के तहत ये कहा गया कि राष्ट्र संघ का दायित्व है कि वो पराजित राष्ट्रों से छीने गए उपनिवेशों की उन्नति और विकास की व्यवस्था करे तथा उन्हें स्वशासन के लिए योग्य बनाए। राष्ट्र संघ ने इस दायित्व को निभाने का कार्य मित्र राष्ट्रों के प्रमुख ब्रिटेन और फ्रांस को सौंपा। अतः इस व्यवस्था का सर्वाधिक लाभ ब्रिटेन और फ्रांस को मिला। वस्तुतः अफ्रीका के जर्मन उपनिवेश और तुर्की साम्राज्य के अनेक क्षेत्रों पर मित्र राष्ट्रों का नियंत्रण स्थापित हुआ। इस दृष्टि से मैंडेट व्यवस्था साम्राज्यवाद का एक नवीन रूप था। नेक्स्ट आता है सैनिक प्रावधान। इसके तहत जर्मनी की स्थल सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। अनिवार्य सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई। वायुसेना भंग कर दी गई। जर्मन नौसेना में अधिक से अधिक 15,000 सैनिक रखे जा सकते थे। साथ ही उसके पनडुब्बियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी का निशस्त्रीकरण करने के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका खर्च जर्मनी देगा। ठीक है, ये पूरा सैनिक प्रावधान थे। आर्थिक प्रावधान क्या थे? वर्साई संधि के तहत जर्मनी को युद्ध अपराधी घोषित किया और युद्ध हर जाने के रूप में $5 अरब आरोपित किया गया। जर्मनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया और उसके उपनिवेशों में लगी जर्मन पूंजी को जब्त कर लिया गया। जर्मनी से कहा गया कि अगले 10 वर्षों तक फ्रांस को 70 लाख टन तथा बेल्जियम को 80 लाख टन के कोयले की आपूर्ति प्रतिवर्ष करे। वर्साई संधि का मूल्यांकन या स्वरूप हम जानेंगे। ये सबसे पहले एक आरोपी संधि मानी जाती है। वर्साई की संधि जर्मनी पर एक आरोपी संधि थी, क्योंकि इसमें जर्मनी के प्रतिनिधियों की सहमति अथवा असहमति का कोई अवसर नहीं था। वस्तुतः सम्मेलन में जर्मनी को बुलाया ही नहीं गया था और मित्र राष्ट्रों ने संधि प्रावधानों का निर्माण कर जर्मन प्रतिनिधियों को इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। इस दृष्टि से ये एक आरोपी संधि थी। विश्वासघाती संधि। विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था, जिसमें कहा गया था कि बदले की भावना से कार्यवाही नहीं होगी और क्षेत्रीय बंटवारा करते हुए जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखा जाएगा। किंतु ऐसा नहीं हुआ। जर्मन क्षेत्रों का बंटवारा जन इच्छाओं के अनुरूप नहीं रहा। मनमाने तरीके से उनके क्षेत्र बांट दिए गए। डांजिंग नगर पर पोलैंड का अधिकार हुआ तो सार घाटी फ्रांस के अधीन कर दी गई। इसी तरह सैनिक और आर्थिक प्रावधान भी जर्मनी के साथ विश्वासघात को प्रमाणित करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिशोधात्मक संधि। वर्साई संधि में फ्रांस की प्रतिशोध संधि प्रमाणित करते हैं। वस्तुतः सेडान के युद्ध में हुई अपनी पराजय और अपमान का बदला लेना फ्रांस चाहता था। अतः इस संधि के माध्यम से जर्मनी की प्रादेशिक, सैनिक और आर्थिक शक्ति को तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, युद्ध का समस्त उत्तरदायित्व केवल जर्मनी पर डालना अनुचित था। इस तरह निशस्त्रीकरण केवल पराजित राष्ट्रों, विशेषकर जर्मनी के संदर्भ में लागू किया गया। इस दृष्टि से ये संधि जर्मनी के साथ बदले की भावना से की गई संधि पड़ती है। युद्ध विराम संधि। वर्साई संधि यूरोप में स्थायी संधि स्थापित नहीं कर सकी, क्योंकि ये एक युद्ध विराम संधि थी और संधि के 20 वर्षों के पश्चात ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। वस्तुतः वर्साई संधि के अपमानजनक प्रावधानों ने जर्मन राष्ट्रवाद को आहत किया और इस अपमान का बदला लेने के लिए तथा जर्मन जनता के सम्मान को स्थापित करने के लिए जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवादी शासन की स्थापना हुई, है ना, जिसने वर्साई संधि के प्रावधानों को तोड़ते हुए शस्त्रीकरण पर बल दिया और विस्तारवादी नीतियों को लागू किया। इसी क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस तरह 1919 में की गई 1919 में मित्र राष्ट्रों के सेनापति मार्शल फोन्स द्वारा कहा गया कि ये कथन साबित हुआ कि वर्साई संधि 20 वर्षों का युद्ध विराम है। अब हमारे एक यूपीएससी का एक प्रश्न आता है कि जर्मन साम्राज्य की जन्मभूमि में उसका अंतिम संस्कार धूमधाम से हुआ। इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो कथन का आशय क्या है? उपरोक्त कथन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई पेरिस सम्मेलन में जर्मनी के साथ की गई वर्साई संधि का उद्घाटित करता है, जो जर्मनी के लिए अपमानजनक थी। अब जर्मन साम्राज्य की जन्मभूमि वर्साई कैसे बनी? जर्मनी के एकीकरण के दौरान प्रुसा के सेडान युद्ध में फ्रांस को पराजित किया। तत्पश्चात वर्साई के महल में एकीकृत जर्मन राज्य के सम्राट की ताजपोशी हुई। इस दृष्टि से आधुनिक जर्मन राज्य की जन्मभूमि वर्साई का महल थी।
जर्मनी का अंतिम संस्कार कैसे? वर्साई संधि के प्रावधान, प्रादेशिक, आर्थिक और सैनिक। निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? जर्मनी का अपमान हुआ, अतः हिटलर के नेतृत्व में नाजीवादी शासन आया, जिसने विस्तारवाद तथा शस्त्रीकरण पर बल दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का उदय हुआ। तो हाँ, ये यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध पूरा समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगर इसमें कोई आप डाउट वगैरह कुछ हो, या जो मैं जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इसमें आपको कुछ संदेह आ रहा हो या और कुछ बताना हो डिटेल में मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि ये जो चीज़ लिखी हुई है वो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं डिटेल से बताऊंगा तो आपका भी समय खराब होगा और मेरा भी समय खराब होगा। जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप उसको अच्छे से सुनेंगे तो पूरी चीज़ आपको एक एक करके क्लियर हो जाएगी। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।